नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखिए, इसके पहले हमने आरओ एआरओ को लेकर के क्या हमारा प्लान रहेगा उसको लेकर हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। और आरओ 2021 के पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे ढंग से कराया गया है। और अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, जाइए पहले वह वीडियो देखिए जाकर के, ताकि आपको नेचर का पता चलेगा कि आयोग किस तरीके से प्रश्न पूछता है ना। अगर आपको यह नहीं पता होगा कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं तो फिर आप आगे को अपने अध्ययन कैसे करेंगे। तो इस आधार पर ही हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि पीवाईक्यूज जो हैं अभी तक आरओ एआरओ एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको आपके साथ कैसे डिस्कस करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों का यह मानना था कि सब्जेक्ट वाइज अगर कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी आधार पर यह पहला वीडियो जो रहेगा वहाँ पर हम आपको प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर के जो पीवाईक्यूज अभी तक आए हुए हैं ना, वो भी 10 साल के नहीं, लगभग पिछले 20 सालों में जो भी पूछे गए हैं ना आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस, वो सारे यहाँ पर कराए जाएंगे। और याद रखिएगा, आरओ एआरओ के एग्जाम्स में ही जो पूछे गए हैं ना वही यहाँ पर कराए जाएंगे। यह मत सोचिए कि प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर के इतना ही आपको समझाया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा और जो सब्जेक्ट्स आपको बताया जाएगा ना, इस सब्जेक्ट से जो और महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वह भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन यह वीडियो मात्र किसके लिए है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए है। तो यहाँ पर आपको जो कराया जाएगा वह पाषाण काल से लेकर के मौर्य काल तक के जो भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में वो सारे कवर कर दिए जाएंगे। ध्यान रखना, जो आपको पढ़ना है वो सब्जेक्ट वाइज आपके पास जो नोट्स है वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, लगातार रिपीट होते हैं, तो ये बिल्कुल एकदम आपको कंठस्थ करके जाना है। इनसे अगर आपका सवाल कोई भी बनता है, घुमा फिरा कर भी आयोग अगर पूछता है ना, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। और यह गलत नहीं होगा ना, तभी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। क्योंकि यह भी अगर आप गलत कराओगे और कुछ नया अगर आपसे पूछ देगा तो वहाँ तो कन्फ्यूजन रहता ही रहता है। लेकिन यह ऐसा एरिया होता है जहाँ आप एकदम बिना कन्फ्यूजन के जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे ढंग से कराया जाएगा। और देखना कितने अच्छे से कितने कम से कम आपको डेटा के साथ में कैसे तैयार करा दिया जाएगा पूरा का पूरा। बहुत लिमिटेड समय में आप इस वीडियो को बार बार देखना ना, आपको याद हो जाएगा। तरीके भी बताए जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पर तरीके दिए जाएंगे जिनसे आप फैक्ट्स को क्या है याद कर सकते हो लंबे समय तक के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करेंगे हम पहले पाषाण काल से। देखो यार, पाषाण काल में अब हमको देखना है कि आरओ एआरओ में क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। सबसे पहले क्या है, मध्य पाषाण काल से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ से पूछा गया? पहला क्वेश्चन पूछा गया कि पशुपालन का आरंभ कहाँ से हुआ। तो आप बताओगे कि पशुपालन का जो प्रारंभ होता है वह आपका मध्य पाषाण काल से होता है। ठीक है, तो यह देखो आपका तैयार हुआ एक क्वेश्चन। फिर दूसरा जो प्रश्न यहीं से बनाया गया था, एक महदाह को लेकर बनाया गया था। देखिए, जैसे ही महदाह देखोगे ना, तुरंत आपको बताया था ना कि इतिहास में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूपी सेंट्रिक होकर के पूछे जा रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जब आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो भैया हमें महदाह जब दिखाना, हमें मध्य पाषाणकालीन स्थल दिखा महदाह, इसकी लोकेशन कहाँ है आपकी? प्रतापगढ़ में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो तुरंत यहाँ पर आंखें बड़ी बड़ी हो जानी चाहिए कि भाई यूपी का अगर प्लेस है तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाएगा। और देखो बनाया भी गया। अब ऐसे ही समझना होता है ना, एनालिसिस भी ऐसे ही कराया गया था। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था, यह पूछा गया था कि कौन सा क्षेत्र है जहां से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण मिले हैं। तो हमें बता देना है कि यहां पर महदाह से मिले हो। याद कैसे रखना है? देखो महदाह, दाह आपको दिख रहा है, दाह से आपने कनेक्ट किया दाह संस्कार। दाह संस्कार के बाद आपको क्या मिलता है? क्या बचता है? व्यक्ति की हड्डियां बचती हैं। तो कनेक्ट हुआ यहाँ पर दाह संस्कार से। दाह संस्कार से जब आपकी हड्डी कनेक्ट हो गई तो आप बता दो कि भाई महदाह से क्या है, बड़ी मात्रा में हड्डियों के उपकरण मिले हैं। एक याद करने का तरीका बताया जा रहा है कि कैसे आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? दाह संस्कार, उसका कनेक्ट किया आपने हड्डी से। चलिए, मध्य पाषाण काल से यह क्वेश्चन बनाया गया आपके आरओ एग्जाम्स में अभी तक 20 वर्षों में। नव पाषाण काल से क्या है प्रश्न बने? नव पाषाण काल से एक क्वेश्चन बना आपका कि सर्वप्रथम खाद्यान्न का उत्पादन कहां पर हुआ। तो भैया जब कृषि प्रारंभ हो गई थी आपकी, मध्य पाषाण काल के समय से ही दिखाई देता है, तो नव पाषाण काल में क्या होगा? खाद्यान्नों का उत्पादन होने लगेगा। ये तो कॉमन सेंस से आप कर सकते हो। दूसरा है आपका जो प्रश्न पूछा गया लहुरा देव। लहुरा देव में आपका पूछा गया है कि चावल के साक्ष्य मिलते हैं और मेहरगढ़ में आपके गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। और यहीं से आपके क्या है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। और किस समय के स्थल है? नवपाषाणिक स्थल है। कौन कौन से? लहुरा देव और मेहरगढ़। ये दो प्लेस आपको याद रखना है। फिर देखिए, एक मेहरगढ़ से प्रश्न बनाया गया। मेहरगढ़ से क्या प्रश्न बनाया गया? मेहरगढ़ में माना जाता है कि पाषाण काल से लेकर के आगे का काल आपका कौन सा है? हड़प्पा काल। तो बोला जाता है कि इस क्वेश्चन बनाया गया कि कौन सा स्थल है जहां पर पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष पाए गए हैं, है ना। तो आप बता दोगे कि भाई वह मेहरगढ़ है। तो ऐसे कनेक्ट कैसे करोगे? ऐसा गढ़ जहां पर पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक का क्षेत्र पाया गया। तो ऐसा गढ़ कौन सा है? मेहरगढ़। तो बस याद करने के लिए बताया गया है कि ऐसे याद रखना है आपको। फिर देखो अगला एक क्वेश्चन जो बनाया गया यहां से बुर्ज होम से बनाया गया। तो भाई बुर्ज होम से क्वेश्चन क्या आया था? यह आया था कि मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी कहां पर पाए गए, कौन सा स्थल है। तो आपने बताया, आंसर उसमें ऑप्शन में दिया था बुर्ज होम, आपने टिक लगाया। याद कैसे रखोगे? आप एक बात बताओ, होम में क्या है? आप क्या पालते हो? मानव के साथ क्या पाला जाता है आजकल घरों में? होम का मतलब समझते हो ना, घर। तो होम में आप कुत्ता पालते हो, तो मानव के साथ कुत्ता कहां मिलेगा? होम में। होम का मतलब बुर्ज होम। हो गया याद? देखो तरीके अच्छे हैं कि नहीं याद रखने के। तो अब महदाह होगा या मेहरगढ़ होगा या बुर्ज होम होगा, सभी के तरीके बता दिए गए। वीडियो बार बार देखना, एकदम याद हो जाएगा किस तरीके से आपको। देखो पाषाणकालीन स्थल जब आएंगे ना, तो यही स्थलों में से अगर आपसे कोई क्वेश्चन आएगा ना अब,
तो अगर इन स्थलों से आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम 100% आपको याद हो गया होगा। अगला देखिए, अब सैंधव सभ्यता पे आ गए हम। यहाँ वही चीज़ें की जा रही हैं जो अभी तक पूछी गई हैं आपसे। ध्यान रखना, बिल्कुल मत सोचना कि यार इतना कम पढ़ना है। यह पढ़ना, यह जो पढ़ाया जा रहा है ना, यह तो जरूर पढ़ना है। इसके अलावा भी आपको अभी सब्जेक्ट वाइज चीज़ें भी दी जाएंगी जो हमने आपसे वादा किया है। 3 स्टेप में बताया था ना आपको, पहले PYQs देखेंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज आपको मटेरियल दिया जाएगा इंपॉर्टेंट जो होगा, तीसरे नंबर पर आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी। ठीक है, तो हम पहले नंबर को जो हमने बोला था जो स्टेप रहेगा वो हम आपको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, और देखिए कितने बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा। दूसरा है देखिए सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता से एक प्रश्न आपका बनता है कि इस काल को किस तरह की सभ्यता बोला जाता है? आद्य ऐतिहासकालीन सभ्यता बोला जाता है। क्या होता है ये? देखो, जो प्रागैतिहासिक होती है आपको बताया भी गया था जब मेंस के टाइम पे आपको लेक्चर्स दिए गए थे, तो बोला गया था कि प्रागैतिहासिक काल जो होता है वहां पर आपको क्या होता है, केवल और केवल कैसे पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। वही जब आद्य ऐतिहासिक आ जाता है तो यहाँ आपको साहित्यिक भी होते हैं, पुरातात्विक भी होते हैं, लेकिन साहित्यिक जो होते हैं वो आपके पढ़े नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हड़प्पा लिपि के बारे में आप जानते हैं कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक। और जो ऐतिहासिक होता है ना, जो ऐतिहासिक काल होता है, इसके बाद का काल जो है आपका ऐतिहासिक कहलाता है। वहां पर आपको साहित्यिक साक्ष्य भी मिलेंगे, पुरातात्विक मिलेंगे, और जो साहित्यिक साक्ष्य होंगे उनको पढ़ा जा सकेगा, है ना। वेदों वगैरह में आप जानते हैं ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये क्या है, ये आप यहाँ से आपका ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। आप समझ गए, आपको आद्य ऐतिहासिक काल जब ऑप्शन में लिखा होगा तो उसी को टिक करना है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, भाई कौन कौन सी धातुओं से ये क्या थे, जानकारी थी इनको, किन किन धातुओं की। तो आप जानते होंगे भाई, इसको कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं, और तांबे का सर्वाधिक प्रयोग होता था। 2 धातु तो आप लगा दोगे, लेकिन यहां कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या सोना और चांदी की भी जानकारी थी। तो हाँ भाई, इनको सोना और चांदी की भी जानकारी थी। जावर माइंस वगैरह के बारे में आप सुनते हैं, इनके समय प्रचलित थी, है ना। तो जावर माइंस वगैरह किसके लिए हैं? चांदी की खान है ना ये। तो इसी आधार पर आप बता दोगे कि इन धातुओं से भी परिचित थे ये। फिर एक क्वेश्चन बनाया गया था आपका कि पकी हुई मिट्टी की जो बना हुआ हल है, पक्की मिट्टी का जो हल मिलता है वो कहां से मिलता है? तो आप बताओगे कि बना हुआ हल जो है बनावली से मिलता है, यानी कि बना से आपने कनेक्ट किया बना हुआ हल, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए कनेक्ट करोगे तभी आप याद रख पाओगे लंबे समय तक। तो बनावली से आपका क्या है, पक्की मिट्टी का बना हुआ हल मिला। चलो, या आपने सैंधव स्थल देख लिए जो पूछे गए अभी तक। फिर एक क्वेश्चन बनाया गया आपका, स्थल दे दिया गया, सामने नदियां दे दी गई और इनको मिलान करने को आ गया। तो देखो आप, ये नदियां यही जो दिए गए हैं ना स्थल, और जो नदियां दी गई हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। नहीं तो और भी स्थल हैं जो नदियों पर बसे हुए हैं, लेकिन यहां पर आपको केवल वह स्थल कराए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। तो भाई पहला हड़प्पा पूछा गया। हड़प्पा की नदी कौन सी है? रावी नदी है। कोड इसका बना लीजिएगा हरा। हा से आपका हड़प्पा हो गया, रा से रावी हो गई। इस कोड के साथ आप अपने दिमाग में रखोगे तो याद रहेगा, हरा कोड आप बना लेना, है ना। फिर आप देखिए कालीबंगा। कालीबंगा का घग्गर, है ना। काली जो होता है आप जानते हो, काली, काला लड़का लड़की कोई भी हो तो घिग्घी आपकी बंध जाती है। तो घग्गर से आप घग्गर बोलने में ही आप देखिए, आप जब उसको प्रोनाउंस करोगे ना तो आपको उस तरीके से याद हो जाएगा, कालीबंगा घग्गर, है ना। फिर आप देखिए लोथल और भोगवा उस नदी पर है। लोथल देखिए, आप एक बात बताइए, लोथल की लोकेशन जानते हो ना कहाँ पर है? गुजरात में है। तो सत्ता को कौन भोग रहा है इस समय? कहाँ के लोग भोग रहे हैं? गुजरात के लोग। तो लोथल आपका गुजरात में हो गया, और भोग रहे हैं तो भोगवा नदी कौन सी हो गई? भोगवा। कनेक्ट हुआ देखिए यहाँ से। तो एक कनेक्ट करने के लिए एक स्टोरी होनी चाहिए, या किसी तरीके से भी आपको कोड बनाना है। कनेक्ट करने के यही तरीके होते हैं प्रीलिम्स में। अगर आपको फैक्ट को याद रखना है तो जब तक आप इस तरीके का कोई कनेक्शन नहीं बनाओगे, नहीं याद रख पाओगे, बार बार भूल जाओगे। फिर आप जब बार बार इस चीज को रिवाइज करोगे ना जो यहाँ बताया जा रहा है, तो आपको परमानेंट एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। फिर देखिए रोपड़ है आपका, सतलज नदी पर है। तो ये कुछ तरीके भी आपको साथ के साथ बताए जा रहे हैं जो आपको एकदम ध्यान रखना है और नोट डाउन कर लेना है अगर नहीं याद हो रहा है। या पीडीएफ मिलेगी आपको, और पीडीएफ नहीं साइड में आपको नोट कर लेना है जब आप वीडियो देखिएगा, या ठीक है, तो आपको एकदम याद हो जाएगा। चलिए, अगला जो पूछा गया है सवाल वह धौलावीरा से आया था। धौलावीरा में बोला गया कि नगर जो थे ये 3 भागों में विभक्त थे। पूछा कैसे जाता है, कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर नगरों का 3 भागों में विभाजन था। आप जानते हो ना कि नगरों का सामान्यता क्या था, 2 भागों में विभाजन था, है ना। जो पूर्वी भाग होता था, पश्चिमी भाग होता था। दुर्ग होता था ना जो क्षेत्र, एक भाग में क्या था, कुलीन वर्ग रहते थे, एक में सामान्य वर्ग रहता था, है ना, जो आपके शासक वर्ग रहता था, एक में सामान्य वर्ग रहता था। लेकिन भाई धौलावीरा एक ऐसी जगह थी जहां पर 3 भागों में बांट दिया गया था। तो आप याद रखना कि वीरा से आप याद रखना कि वीरों के लिए क्या है ना, अलग से नगर में एक भाग बनाना पड़ा था। सामान्य जन के लिए, शासक वर्ग के लिए तो हमने बना देखा था हर जगह, लेकिन जहां पर वीर रहते थे, वीर से मतलब एक याद करने का तरीका बता रहा हूं, वीर जहां रहते थे वीरों को अलग रखना पड़ा सामान्य लोगों से। तो वीरों के लिए एक अलग नगर में एक भाग बनाना पड़ा, इसलिए यहां पर नगर के 3 भाग देखे गए। इसलिए धौलावीरा से याद आ गया आपको कि धौलावीरा वह जगह थी। याद हो गया। अब देखो लोथल। लोथल में आपको देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से ही प्राप्त हुआ है ना। फिर देखिए चौहुदड़ो। चौहुदड़ो से प्रश्न क्या बना, क्वेश्चन बना कि कौन सा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई। देखो भाई, सैंधव सभ्यता के समय जो नगर थे वो कैसे, पक्की ईंटों से बने होते थे। अब उस समय लोगों की चाहत क्या होती थी, क्या चाहूं,
समझना चाहूँ दड़ों से कैसे बनाया जा रहा है तरीका। मैं चाहूँ कि मुझे भी क्या हो, ईंटें मिल जाएं ताकि हम अपना घर बना सकें। तो चौहू दड़ से आपके तैयार हो गया कि वक्राकार ईंटों की प्राप्ति यहाँ से होती है। कहाँ से? चौहू दड़ों से। चलो, और ये देखो, ये काफ़ी आसान है कि एक श्रृंगी जो पशु है ना, मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है इसी पशु का मिलता है ना, तो एक श्रृंगी पशु का। तो यह आपको याद हो गया, यह तो आपको आसान है, कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। फिर देखो, एक क्वेश्चन जो बनाया गया आपका आरओ एग्जाम्स में ही, जो सैंधव से बना, वह बना स्थल दे दिया गया और उसके खोजकर्ता दे दिए गए। देखो भाई, इसको भी देखो कैसे तरीके, कुछ चीज़ों के तरीके बता दिए जाएंगे, आपको एकदम याद हो जाएगा। पहला है स्थल आपका हड़प्पा। तो ये तो एकदम बहुत आसान होता है कि हड़प्पा के आपको खोज करता दयाराम साहनी। इसको तरीका देखिए मैंने कैसे बनाया था, दिल बोले हड़प्पा। हड़प्पा जो है, दिल बोले हड़प्पा कौन बोलता है? हड़प्पा पंजाबी बोलते हैं, और पंजाबी जो होते हैं बहुत दयालु होते हैं। तो दयालु से आपका दया हो गया, तो दया हड़प्पा। अब हमेशा याद रहेगा आपको कि जैसे ही हड़प्पा आएगा तो दिल बोले हड़प्पा तुरंत दिमाग में आएगा, और हड़प्पा, और ये हड़प्पा, दिल बोले हड़प्पा कौन बोलता है? पंजाबी बहुत दयालु होते हैं, तो दयाराम साहनी। तो देखिए याद हो गया आपको, होगा खोज करता। हस्तिनापुर, देखिए हस्ती जो होती है किसकी होती है? लालों की हस्ती होती है, तो हस्तिनापुर से आपको बीबी लाल याद हो गया। तक्षशिला आपके जान मार्शल हैं, है ना। और कौशाम्बी से आपके मजूमदार हो गए। मजूमदार से आपको मजदूर से कनेक्ट बन रहा है कि नहीं? मजदूर से मजदूर है ना, मजदूर कोसों दूर जाता है कि नहीं जाता है? तो बस कौशाम्बी, कोस दूर कौन चलता है? मजदूर चलता है। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको मजूमदार। तो कौशाम्बी आपको याद भी रखना है क्योंकि यूपी का स्थल है ये, और यूपी का स्थल आपसे 100% मान के चलिए कि पूछा ही जा सकता है। चलो, ये आपको स्थल कनेक्ट हो गए। हड़प्पा से आपको देखिए दयाराम साहनी, हस्ती लाल बीबी लाल, तक्षशिला से आपको जान मार्शल, इतना याद कर लेना। कौशाम्बी कोसों दूर मतलब मजदूर मजूमदार। हो गया, सारे स्थल याद, खोज करता याद। अब इसको तरीका अगर आप बार बार दिमाग में इस चीज़ के आधार पर ही सोच कर पढ़ेंगे ना, रिवाइज करेंगे, जितना ही बढ़िया रिवीजन करेंगे, जितनी बार ये वीडियो देखेंगे, उतने अच्छे से आपको याद होता चला जाएगा। चलो, प्रीवियस ईयर देखो, यहाँ पर आपको रटा दिए जाएंगे। आप एकदम कंफर्म हो जाना कि आपको ये चीज़ें सारी रट जाएंगी जो पीछे पूछी गई हैं। उसके बाद दोबारा जब आप पीडीएफ पढ़ोगे ना, या ये वीडियो दोबारा देखोगे ना, तो सारी चीज़ें आपको एकदम याद हो जाएंगी। आपको लगेगा यार पीवाईक्यूज तो एकदम याद है। 100% जब याद हो जाएंगे पीवाईक्यू, तो आपके टेस्ट सीरीज में सीधी सी बात है, आप बोनस लेकर चलोगे, 20 से 30 नंबर आगे ऑलरेडी सभी से। चलो, अगला है, एक क्वेश्चन बनाया गया था कि सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में क्रम। ये आरओ का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ की सभ्यताएं हैं? आपको सारी दिख रही हैं, जो एज़टेक, माया, मोइस्का और इंका, ये सारी सभ्यताएं सुनी नहीं होगी आपने। ये देखिए क्या है आपका, जो ये अमेरिका है आपका, उत्तरी अमेरिका, और इसी के नीचे आपका है दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ से जो आपका मैक्सिको के क्षेत्र से लेकर के और नीचे तक उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में जो सभ्यताओं का विकास हुआ ना, उनके नाम दिए हुए हैं। तो उन्हीं में आपका है, पहला एज़टेक है, दूसरा माया है, तीसरा मोइस्का है, इंका है। तो लोग इनको सुना ही नहीं होता है कभी, तो इसलिए इनको क्रम लगा नहीं पाए। लेकिन अब आपके अगर एग्जाम में आ जाता है, आगे रिपीट कर दे अगर मान लो कभी, तो आप लगा लोगे। इसमें सारी ट्रिक आपको याद रखनी, अम्मी है ना। अम्मी से, ए से क्या है? ए से आपका है एज़टेक, एम से आपका हो गया माया, और एम से दूसरा हो गया मोइस्का, और आई से हो गया इंका, है ना। ये चारों देखिए याद हो गए तरीके। और ट्रिक कौन सी आपको दी गई यहाँ पर? अम्मी, है ना। तो ये तरीका भी आपको साथ साथ याद रखना है, तभी आप जाकर के क्या है इसको याद रख पाओगे। चलिए, सैंधव से जुड़े हुए जितने पीवाईक्यूज थे वो सारे हमने देख लिए, और सारे याद हो गए होंगे। आप पक्का बताइएगा सारे याद हो गए होंगे। यहाँ पर आप कमेंट जरूर करिएगा, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर देना यार दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। चलो, तो मनोबल तभी बढ़ता है हमारा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो और शेयर भी करते हो। और इस पर कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह तरीका कैसा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, वैदिक काल देखते हैं भाई। वैदिक काल में क्या है? वैदिक काल से अब देखते हैं कि प्रश्न कैसे बनाए गए। पहला देखो ऋग्वेद से। सबसे पहला वेद आपका कौन सा है? आपका ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो देखो समझो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी इसमें बताई जाती है कि यहाँ पर 1028 आपके सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो मंडलों से बनता है। ये जो 10 मंडल हैं, इसमें सारे मंडल नहीं पढ़ने हैं, इसमें तीसरे मंडल से, 9वें मंडल से और 10वें मंडल से क्वेश्चन बनता है। तो भाई ठीक है, अब देखो इसको तरीका भी बता दिया जाएगा कि सारे अब याद कैसे रखना है। देखो तीसरे मंडल से आपका क्या है, वो किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। ठीक है, चलो। और जो नवा मंडल है आपका, वो किसको समर्पित है? वह आपको समर्पित है सोम देवता को। 10वें मंडल में देखिए बात की जाती है तो बताया जाता है कि पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, है ना, जो 1028 सूक्त हैं उसमें से एक है आपका पुरुष सूक्त। उसमें 4 वर्णों का आपके उल्लेख है ना। 4 वर्ण आप जानते हैं कौन से हैं, है ना। उन 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? 10वें मंडल मिलता है। और 9वें मंडल में आपके सोम देवता को समर्पित है। तीसरा आपका सावित्री को समर्पित है ना, जहाँ पर गायत्री मंत्र की बात की जाती है। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, सबसे बढ़िया तरीका आपको बताया जा रहा है। तीसरा तो आप याद ही रख लोगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख जिसमें किया गया है, और 10वां भी आपको याद रहता है 10वें मंडल में। अब नवा मंडल देखिए याद करने का तरीका बताया जा रहा है, नशा याद रखिएगा। देखिए नशा जैसे याद रखोगे आप, अब सोम देवता आप जानते हो, सोम देवता किसके देवता हैं? तो सोम, शाह से आपका हो गया सोम, ना से हो गया नवा, याद हो गया। सोम देवता का नाम देखते ही आपको दिमाग में आएगा भाई नशे की बात हो रही, ना मतलब नवा और शाह मतलब सोम देवता। चलो अब याद हो गया नशा, यहाँ पर ट्रिक आपको मिली नशा।
तो चलो यहाँ से कंफर्म हो गया। तीसरा मंडल से क्वेश्चन आएगा बता दोगे, 9वें से आएगा बता दोगे, 10वें मंडल से आएगा तो आप कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। वरुण देवता, वरुण देवता को क्या है आपका नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, यह भी आसान है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन आया वो पूछा गया कि आर्यों के आदि देश को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या बताया गया था, है ना, कि आर्यों के जो आगमन हुआ था वो कहाँ से, किन क्षेत्रों से हुआ था, है ना। कुछ लोग क्या मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि आर्य कहाँ के थे, हमारे यहाँ के ही थे, और कुछ लोग मानते हैं कि आर्य बाहर के थे। और जो वर्ग है आर्यों को बाहर का बोलता है, विदेशी बोलता है, उनमें से ही आपके हैं एक बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने बोला कि आर्य जो थे आपके उत्तरी ध्रुव से आए थे। देखो इनको कनेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। आर्य तिलक जो थे आपके गरम दल के नेता थे, उत्तरी ध्रुव जो है नरम, मतलब सॉरी उत्तरी ध्रुव जो है आपका ठंडा है ना, ठंडा मतलब आप समझ रहे हो ना, उल्टा हो गया ना, जस्ट गर्म का ठंडा। अब गर्म दल का नेता है, अगर आर्यों को अपने यहाँ का नहीं मानेगा तो कहाँ का मानेगा, जस्ट अपोजिट बात बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो इसीलिए बाल गंगाधर तिलक जी क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। भाई जस्ट अपोजिट बोलेंगे कि ठंडी जगह से आए हुए थे, गर्म दल के नेता थे। याद करने के लिए बताया जा रहा है, कुछ ऐसा है नहीं कि इस कारण से बोले थे। तो याद आ गया बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर बोला था आर्यों का आदिदेश, उत्तरी ध्रुव को। तो देखो अगला है आपका जो क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, वह पूछा गया कि सभा और समिति जो थी उनको प्रजापतियों की 2 पुत्रियां कहा जाता था। सभा और समिति के बारे में आप जानते हो ना, सभा में क्या होता है, जो कुलीन वर्ग थे ना वो लोग बैठते थे सभा में, और समिति में क्या थे, सामान्य लोग बैठते थे। देखो एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मेंटेन करने की कोशिश की जाती थी इन सभा समितियों के माध्यम से। अब वही बात जो की जाती है, यह कहा जाता है कि कहां पर, किस वेद में यह बोला जाता है कि सभा समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। तो यह आपको बता देना है। 4 वेद आपके ऑप्शन में होंगे, चारों वेद जो हैं उनमें से आपको आंसर लगाना है अथर्ववेद में, ठीक है। तो अथर्ववेद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एकदम बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए यह बार बार देखिए रिपीट होने के कारण ही इसको शामिल किया गया है PYQs में, कि इसको जरूर याद रख के जाना है। फिर देखो 2 उपनिषदों से सवाल पूछा जाता है। एक सवाल होता है कि यम और नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, तो वहाँ 3-4 उपनिषद आपको ऑप्शन में दिए होंगे, तो आपको बता देना है भाई कठोप उपनिषद जो है वहाँ पर यम नचिकेता संवाद की बात की गई है। वहीं दूसरी ओर जो जबालो उपनिषद है ना, वहां पर 4 आश्रम का उल्लेख किया गया। 4 आश्रम आप जानते हो ना, कौन से 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास, है ना। इस तरीके से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम है जिनकी चर्चा किस उपनिषद में की गई है, जाबालोपनिषद में की गई है। तो एक कठोपनिषद से सवाल बना है और एक जाबालोपनिषद से सवाल बना है आरो में आपका, है ना। यहाँ पर PCS के प्रीवियस ईयर, यूपी PCS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात नहीं की गई, वहां से तो और सारे क्वेश्चंस बनाए गए, लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि आरो में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने उनकी चर्चा हो रही है। तो और वेदों में आपका देखिए अथर्ववेद आपका इंपॉर्टेंट हो गया, प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा और समिति किस वेद में बोला गया, अथर्ववेद में। फिर आप देखिए क्वेश्चन बनाया जाता है वेद और उनके पाठकर्ता पर। देखो यहां भी याद करा दिए जाएंगे ये सारे, कैसे, पहला आपके देखिए 3 वेदों के पाठकर्ता के बारे में पूछा गया अभी तक जो आपके एग्जाम्स में आया है, और इन्हीं के आपको इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए याद करके जाना है। पहला देखो ऋग्वेद का जब पूछा जाएगा तो होत्र आपको याद रखना। कैसे याद रखना है, देखो री दोनों की कॉमन है आपकी, री नीचे की जो री है वो दोनों में कॉमन है, होत्र में भी और ऋग्वेद में भी। तो ऐसे देखो कनेक्ट हो गया। ऐसे शब्दों आप देख कर भी चीज़ों को क्या है कनेक्ट करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि विजिबल जब आपको चीज़ें वहां पर होंगी और जब आप विजिबिलिटी के आधार पर कनेक्शन बना बैठे होंगे आप ना पढ़ने के टाइम पे, तो वह आपके एग्जाम में भी आपका सही आंसर टिक करवा देगा। तो री में आपने देखिए नीचे से कनेक्ट किया री को, होत्र के री को, हो गया कनेक्ट। फिर यजुर में देखिए, यजुर में यजुर का जा के ऊपर की जो री है उसको अधुर के ऊपर से, है ना, एक जैसा राइमिंग बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, यजुर का और अधुर का। तो यहां पर आपने कनेक्ट कर लिया यजुर को अधुर से और री को होत्री से, ऋग्वेद को होत्री से री को कनेक्ट किया, यजुर को अधुर से कनेक्ट किया, ठीक है। तो 2 देखिए आपका पढ़ने के संदर्भ में जब आप पढ़ोगे ना तो आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आप सही कर आओगे। कैसे, ऋग को आपने होत्री और यजुर को अधर्व से, फिर आप सामवेद को क्या है उदरात से। देखो साम के बाद क्या आती है, रात आती है, तो उदरात आप इस तरीके से पढ़िएगा, उदरात पढ़ेंगे तो इस तरीके से, लेकिन आपको पढ़ना कैसे, उदरात पढ़ना है। तो सामवेद से आपको उदरात याद हो जाएगा। अब देखो तीनों आपको पाठकर्ता याद हो गए। ऋग से आपको री वाला कौन सा है, होत्री। फिर आप यजुर से यजुर अधुर, है ना, यू वाला उसी टाइप से जो प्रोनाउंस कर रहा होगा जिस तरीके से यजुर करता है। तीसरा है आपका सामवेद का साम के बाद रात, उदरात। तीनों हो गए याद। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन हुआ, आगे क्वेश्चन बनाया गया वेदों के और उसके ब्राह्मण पूछे गए। भाई एक बात बताइए कि ब्राह्मण पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो जो वेद थे ना वो आपको पता है कि पद्य में लिखे गए हैं और संस्कृत में लिखे गए हैं, तो इनकी गद्य में व्याख्या करने के लिए जिनकी रचना हुई उन्हें जाना जाता है ब्राह्मण के नाम से। क्वेश्चन आपका बनाया जाएगा, यह नहीं पूछा जाएगा कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, लेकिन आपको बता दिया गया, क्वेश्चन बनाया जाएगा कि कौन से वेद का ब्राह्मण है। तो ये जितने भी आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं ना, ये ब्राह्मण आपको देखिए साफ साफ दिए हुए, इनको याद करने का भी तरीका बता दिया जाएगा। देखिए ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं आपके, ऐत्रेय और कौशिक, और यजुर्वेद के आपके कौन से हैं,
तैतरेय और शतपथ, वहीं सामवेद का पंचविश है, अथर्ववेद का गोपथ है। तो ये याद करना एकदम कठिन नहीं है, अथर्ववेद का गोपथ और सामवेद का पंचविश। कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है ऐतरेय में और तैतरेय में और कौस्तकी में और शतपथ में, इनमें खूब कंफ्यूजन होता है कि भाई इसको कभी हम ऋग्वेद से लगा के चले आते हैं, कभी यजुर्वेद से। लेकिन अब ये कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो समझो। यहाँ पर ऋग्वेद क्या है, पहला आपका सबसे प्राचीन है, तो आपका 1 नंबर का वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, बस एक ही इसका ब्राह्मण है। ए से आपका कौन सा है, ऐतरेय, और का से कौन सा है, कौस्तकी। हो गया याद, 1 नंबर का वेद ऋग्वेद और एक ही क्या है इसका ब्राह्मण है, ए से ऐतरेय, का से कौस्तकी। फिर आप दूसरा कौन सा है, यजुर्वेद। भाई यजुर्वेद में क्या है, युद्ध संबंधी बातें बताई गई हैं, और युद्ध आदमी कब करता है, तैश में आकर करता है। लो इसके भी दोनों याद हो गए। तैश में आकर जब युद्ध करेगा तो ता से आपका कौन सा है, तैतरेय, शा से आपका शतपथ है। और शतपथ के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि अगर ऋग्वेद के बाद अगर दूसरा कोई सबसे महत्वपूर्ण आपका साहित्यिक भाग जो माना जाता है वैदिक काल का, तो वो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य है, वो है शतपथ ब्राह्मण आपका, है ना। यह भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अभी हम ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद के हैं आपके 1 और यजुर्वेद के हैं आपके तैश, बस गोपथ आपका हो गया। अथर्ववेद का लो सारे याद ये भी। तो अब बताओ इसमें से जितने फैक्ट आपने पीछे पढ़े अभी तक, कोई भी ऐसे हुए जो आपको याद भी नहीं हुए, साथ साथ याद कराएगा कि नहीं कराएगा, यही बोला जा रहा था कि नहीं बोला जा रहा था, आपको टेंशन नहीं लेनी, सारे याद करा दिए जाएंगे। अब देखो जो महाभारत से क्वेश्चन आता है वो आता है सबसे, देखिए महाभारत का जो विकास हुआ है ना, पीछे से 3 भागों में देखा जाता है। सबसे पहले जय संहिता का विकास हुआ, यहाँ पर लगभग 8800 श्लोक हुआ करते थे। उसके बाद जब यह भारत के रूप में रचना बनी तो 24,000 श्लोक के आसपास इसमें जुड़ गए और हो गए, है ना। फिर जो वर्तमान में है आपकी महाभारत, जिसको महाभारत के रूप में जानते हैं, इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए। समझ रहे हो महाभारत का जो विकास है वो किस तरीके से क्रमिक रूप से देखा जाता है। तो यह क्वेश्चन बनाया गया था जय संहिता भारत और महाभारत के रूप में, आपको ध्यान रखना है। चलो वैदिक काल भी हो गया। अब बौद्ध धर्म से जो प्रश्न बने, देखो बौद्ध धर्म से जो प्रश्न बना है प्रीवियस ईयर में, वह बना है आपका महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और धर्मचक्र। देखो महा वाले दोनों आपको समझ में आ रहा है कि त्याग की बात की जा रही होगी। जैसे जो महाभिनिष्क्रमण है ना, यह गृह त्याग की बात करता है। जब गृह त्याग की घटना होती है, जब भगवान बुद्ध अपना घर छोड़कर जाते हैं ना, तो उस घटना को ही बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, है ना। दूसरा है महापरिनिर्वाण। निर्वाण आप जानते हैं किसको बोलते हैं, है ना, शरीर त्याग को। तो शरीर त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। अब इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ कुशीनारा, आप समझ रहे हैं वर्तमान में कुशीनगर जो जगह है, यहाँ पर ही कुशीनारा में ही जो भगवान बुद्ध हैं इनके द्वारा शरीर त्याग किया जाता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र है। और धर्मचक्र प्रवर्तन जो होता है, जो पहला उपदेश देते हैं ना, और भगवान बुद्ध पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं, आपके सारनाथ में। सारनाथ जानते हो आज के समय कहाँ पर है, काशी में, जो बनारस है उस क्षेत्र पर, वहाँ पर ही स्थित है आपका सारनाथ। तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया जाता है वह सारनाथ में दिया जाता है। इस घटना को बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जहाँ भी उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई स्थल आ जाए ना उसके इतिहास के घटनाक्रम में, वहाँ तुरंत आपको आंखें बड़ी बड़ी कर लेनी है और वो याद कर लेना है, क्योंकि जरूर वहाँ से पूछा जाएगा। अब देखो अगला जो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनता है, बौद्ध संगीत से बनता है ना। और बौद्ध संगीत से देखिए जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो सारे अभी देखो यही याद होगा सारा का सारा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। देखो कैसे याद कराया जाएगा, बहुत बढ़िया तरीका बता दिया जाएगा और एकदम याद करके चले जाना है उसको, और उसको बना के रखना दिमाग में लंबे समय तक। बौद्ध संगीत से अगर कुछ भी घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, और पूछता ही है, कभी स्थान पूछ देता है कि पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई, तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई, कभी पूछ लेगा कि पहली बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, है ना, या तीसरी के चौथी के कौन थे, या शासक पूछ लेगा कि चौथी बौद्ध संगीत के शासक कौन थे, किस शासक के समय हुई। कुछ भी पूछेगा, इस सारणी से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, जितने भी बौद्ध संगीत से रिलेटेड आएंगे। इसको याद कैसे रखना है अभी बताते हैं, याद कैसे रखना है आपको पहले पता होना चाहिए। अभी तक 4 बौद्ध संगीतियां हुई, चलो ये तो पता है, बहुत बेसिक सी बात है। कहाँ कहाँ हुई ये देखो कैसे याद रखना है। देखो इसको चारों, पहले से लेकर चारों तक की कैसे स्थान कैसे याद रखने हैं। देखो ग्रह से आपको कनेक्ट करना है कि घर पर क्या है, जब घर पर, एक बात बताइए, घर पर आपको अगर साली लानी है ना, या पुत्र लाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कुंडली मिलनी चाहिए। जब कुंडली मिलेगी, पति साथी होगी, तभी जाकर आपको क्या है, घर पर साली भी आएगी और आगे पुत्र भी आएगा। और कब आएगा, जब कुंडली मिलेगी। तो अब देखो चारों याद हो गई कि नहीं याद हो गई जगह। तो बस एक तरीका ऐसे बताया गया है, थोड़ा मतलब मजेदार भी है और थोड़ा याद भी रहेगा कि सबसे पहली कहाँ पर हुई, राजगृह। ग्रह पर क्या है, साली लानी है और पुत्र लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुंडली मिलानी पड़ेगी। तो ग्रह पर साली से हो गया वैशाली, और पुत्र से हो गया पाटिलपुत्र, और कुंडली से हो गया कुंडलवन। चारों याद, देखो कितने बढ़िया तरीके से, और थोड़ा मजेदार तरीका भी बताया गया है ताकि आपको याद भी रहे। फिर देखो यह हो गया स्थान में आप राजगृह से ग्रह से कनेक्ट कर लोगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। और अध्यक्ष में देखिए, अब अध्यक्ष में बात आई कि जब अध्यक्षों की बात आई तो इसको कैसे याद रखा जाए। तो हमने बोला कि भाई जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे ना, वो कोई महान लोग हैं, उन सबको क्या है ना, गली में लेकर आओ और सभी की मित्रता कराओ। बस
इतना याद रखना। महान से आपका महाकश्यप, और सबको सबकामीर, ठीक है, सबकामी या सबकामीर ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। महान, सबकामी, और गली, गली में आपको लाना है तो मोगली पुत्र, मोगली है ना, मोगली याद रखना है बस, मोगली। और आगे मित्रता करानी, मित्र मतलब वासुमित्र। यहीं पर देखिए उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे वो अश्वघोष थे। अश्वघोष आप जानते हो ना, कनिष्क ने जब आपका आक्रमण किया था नालंदा पर, तो वहां से ही अश्वघोष को, जो बौद्ध धर्म के बेहतर जानकार थे ना, तो उनको उठा लाए थे यहाँ पर, अपने यहाँ पर, कहाँ पर, कश्मीर के क्षेत्र में। तो यहीं पर इनको उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया था जब चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के द्वारा चकराई गई थी। तो ये घटनाक्रम थी, इसलिए यहाँ पर उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे वसुमित्र के साथ साथ। लेकिन यहाँ वसुमित्र आपके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो समझिए यहाँ पर महान लोग क्या करना है, उन महान लोग जितने भी हैं सबको कहाँ लाना है, गली में लाना है और उनकी मित्रता करानी है, ठीक है। तो ये 4 अध्यक्ष हैं। और स्थान कैसे, आपको स्थान में ग्रह है ना, पहला है राजगृह, तो ग्रह पर साली लानी, पुत्र लाना है, तो कुंडली मिलानी। लो भाई, चारों स्थान याद हो गए, चारों अध्यक्ष याद हो गए। अब शासक में सबसे बढ़िया क्या तरीका है, आप या तो एक समझ लीजिएगा। शासक जो रहे हैं वो एक रहे हैं, पहले अजातशत्रु, फिर आपके कालाशोक, फिर अशोक, कनिष्क। लो चारों याद एक नाम से। या अजातशत्रु, फिर दूसरे कौन से हैं, कालाशोक, काला से काल हटा दो, बचा अशोक, कालाशोक अशोक, ये तो दोनों एकदम याद हो जाएंगे। पहले कालाशोक फिर अशोक, और कनिष्क तो चौथे में याद ही रहता है। इसमें कोई तरीका बनाने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा है तो एक याद कर लो, ज़्यादा अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो भाई, कि पहले में दूसरे में ऐसा ना हो, कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि दूसरे में कालाशोक करने के बजाय तीसरे में कालाशोक कराओ, तो एक वहाँ पर याद आ जाएगा, है ना। चलो अब बौद्ध संगीत बताओ क्या नहीं याद हुआ, क्या स्थान नहीं याद हुआ, या अध्यक्ष नहीं याद हुए, या शासक नहीं याद हुआ, हो गया सब याद। अब पहला आए, चाहे दूसरा आए, चाहे तीसरा आए, चाहे चौथा आए, जैसे तुरंत आपने तरीका बताया गया, ये तरीका दिमाग में सोचा, वैसे तुरंत का तुरंत करके चले आओगे। चलो अगला देखिए क्वेश्चन जो बनाया गया वो विक्रमशिला महाविहार से बनाया गया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी, धर्मपाल के द्वारा। यहाँ पर कई पाल शासक दे दिए जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बस आपको धर्म से याद रखना है कि धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। अब देखो रुम्मिनदेही अभिलेख से जो प्रश्न बनाया गया वह बनाया गया कि बुद्ध का जन्म जो हुआ वो लुम्बिनी में हुआ, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला। देखो भाई, जब अशोक के द्वारा क्या हुआ, रुम्मिनदेही अभिलेख में कर को माफ किया गया, जब रुम्मिनदेही की यात्रा की गई है ना, लुम्बिनी की यात्रा की गई 20वें वर्ष में। अभी आपको पढ़ाया जाएगा कि 20वें वर्ष में अशोक के द्वारा जब नेपाल में लुम्बिनी की यात्रा की जाती है, तो वहाँ पर रुम्मिनदेही अभिलेख के माध्यम से यह बताया गया अशोक के द्वारा कि यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसी के आधार पर जन्म के कारण ही यहाँ पर टैक्स में क्या किया जाता है, छूट दी जाती है। तो बस प्रश्न भी यहाँ से ही आयोग के द्वारा बना लिया गया, आरओ में पूछ लिया गया कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो बता दिया गया भाई रुम्मिनदेही अभिलेख से मिलता है। चलो अगला है आपका उदयीन से। उदयीन जानते हो ना, जब मगध साम्राज्य आप पढ़ते हो तो वहां पर पढ़ते हो ना कि बिंबिसार का जो पुत्र अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु का बेटा होता है आपका उदयीन। तो अजातशत्रु की हत्या करके, अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है उदयीन, और इसी समय क्या होता है, भगवान बुद्ध जो होते हैं उनका कौशाम्बी में आगमन होता है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि किस शासक के समय भगवान बुद्ध का कौशाम्बी में आगमन होता है। देखो कौशाम्बी क्या है, यूपी में आपका जानते हो ना, कौशाम्बी कहाँ पर है, प्रयागराज के क्षेत्र में जो स्थल है वही कौशाम्बी क्षेत्र जाना जाता है, उस समय जाना जाता था। तो उसी समय आप बताओगे कि भगवान बुद्ध जब कौशाम्बी में आए थे तो मगध में किसका कौन शासक था उस समय, उदयीन शासक था, ठीक है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है अब। और गुप्त काल में देखिए, अब बात आ जाती है गुप्त काल में जो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा है ना, वो वाली जो बुद्ध प्रतिमा है ना, वो कहाँ पर मिली है गुप्त काल में। जब आपको कल्चर में पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि नहीं बताया गया था कि जो मूर्तिकला का विकास है वो तो चलो भाई मौरोत्तर काल में हुआ है ना, मौरोत्तर काल में जो आपकी गांधार मथुरा ये शैली का विकास हुआ, लेकिन एक नई शैली जो सारनाथ कला शैली है ना, इसका विकास कहाँ पर होता है, गुप्त काल में होता है। तो मूर्तिकला की जो सारनाथ शैली है वो भैया जब गुप्त काल में विकसित हो रही है, तो एक बात बताओ, भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्ध मूर्ति है वो किस काल में मिलेगी, गुप्त काल में मिलेगी। तो साधारण सी बात है, कॉमन सेंस से कनेक्ट कर लिए जाते हैं ये चीजें। तो कल्चर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अगर जो हमने कराया था तो आपको बहुत अच्छे से यह आप अगर आता प्रीवियस ईयर में बैठे होते एग्जाम्स में तो कर लेते। फिर देखो क्वेश्चन आया था कि बुद्ध के द्वारा वह अंतिम व्यक्ति कौन था जिसको भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी थी और बौद्ध धर्म ग्रहण कराया था, कौन था वो व्यक्ति, सुभद्द था, है ना। सुभद्द के बाद वह अंतिम व्यक्ति था जिसको भगवान ने बुद्ध ने क्या किया था, बौद्ध धर्म में परिवर्तित कराया था। चलो यह देखिए क्वेश्चन पूछा गया है पीछे के सालों में। फिर वल्लभी विश्वविद्यालय का बोला गया कि वल्लभी विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थित है, तो आप बता दोगे भाई वल्लभी विश्वविद्यालय जो है आपका गुजरात में स्थित है। यह जो है पश्चिमी भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, तो यह जरूरी है इसलिए आपके लिए ध्यान रखना। अब एक सारणी के रूप में पूछा गया, सारणी देकर के कुछ आचार्य दे दिए गए और उनके सिद्धांत दे दिए गए। लकुलिश का जैसे सिद्धांत पूछा गया, लकुलिश जो है उन्होंने सिद्धांत दिया कौन सा, पशुपति का सिद्धांत दिया। नागार्जुन ने शून्यवाद का, देखो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन जो आचार्य हैं इन्होंने जो सिद्धांत दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया जिसे माध्यमिक के रूप में भी जाना जाता है, और जिसे आगे इनकी ही रचना जो थी उसको सापेक्षवाद की रचना के रूप में यही सिद्धांत से निकल कर आती है ना, सापेक्षवाद का जो सिद्धांत था। तो इसीलिए नागार्जुन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भद्रबाहु की बात की जाती है, तो भद्रबाहु आप जानते हैं कि
धर्म में आप क्या है, दिगंबर के रूप में जाने जाते थे कि नहीं, ये भद्रबाहु। तो भद्र आप देखिए, दिगंबर, इसको याद करने का भी तरीका बता देता हूँ। दिगंबर जो थे क्या थे, नग्न रहते थे, है ना, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र। अब जब नग्न रहेंगे तो कैसे दिखेंगे, भद्दे दिखेंगे। अब भद्दे दिखेंगे तो भद्दे से ही आपने भद्रबाहु याद कर लिया, तो बस भद्रबाहु आपका जैन धर्म के हो गए, जैन सिद्धांत के हो गए। गोशाल कौन थे, गोशाल आपके आजीवक सिद्धांत दिया था जिन्होंने। तो नागार्जुन, भद्रबाहु, गोशाल, लकुलिश, ये चारों आपको याद रखने हैं। बौद्ध धर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है आगे जैन धर्म। देखो भाई, जैन धर्म में जो क्वेश्चन एक पूछा गया आपका, त्रिरत्न पूछे गए कौन से हैं, तो याद रखना 4 वहां पर दे दिए जाएंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये तीनों आपको एकदम सही। और पूछ दिया जा सकता है कि त्रिरत्न कौन सा नहीं है, तो हो सकता है कोई ऐसा दे दिया जाएगा, सम्यक कुछ भी दे देगा, सम्यक आदर्श दे देगा, जो भी दे देगा, तो वह आपको बताना है कि यह नहीं है। कौन कौन से हैं, ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है, बस ये याद रखना है आपको। अब अगला जो प्रश्न बनाया गया वो तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों से बनाया गया। देखो बहुत जरूरी है याद रखना। और देखो आपको पता होना चाहिए कि तीर्थंकर कितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 2400 तीर्थंकर बैठ जाओगे। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर खंगाले, जैसा कि हमने देखो यहाँ पर कराया है आपको, हमने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, हमने देखा कि वहाँ पर तीर्थंकर ज़्यादातर क्या है, या तो शुरुआती पूछ लेता है या अंतिम वाले पूछ लेता है। तो हम देखेंगे कि शुरुआती 3 हम याद कर लेंगे, अंतिम 3 याद कर लेंगे। अब भाई इनसे फंसेगा तो ठीक है, अगर बीच से कहीं से पूछ देगा तो सबके लिए कठिन हो जाएगा, लेकिन इन 6 से अगर पूछेगा तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा ना, आप तो करके जाओगे। तो पहले तीर्थंकर आपके कौन थे, ऋषभनाथ थे। अब ऋषभनाथ का देखिए प्रतीक चिन्ह क्या था, ऋषभ का मतलब क्या होता है, बैल होता है, तो ऋषभ का जो प्रतीक चिन्ह होगा इनका षांड होगा, ठीक है, तो उसी से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। अब संभवनाथ का घोड़ा था। देखो कैसे याद रखना है, ऋषभनाथ का आपने सांड से कनेक्ट कर लिया। अजीत, अजीत मतलब जीत, आ लग जाए मतलब जो ना जीते। अब भाई जब आप हाथी पर युद्ध करोगे, हाथी पर बैठकर, तो जीतोगे क्या, हाथी कितनी धीरे चलता है। लेकिन संभवनाथ वैसे तुरंत आपको दिखाई दिया संभव। अब घोड़ा उनका, अब जैसे आप घोड़े पर बैठ कर युद्ध करोगे तो क्या है, आपकी जीत संभव है। देखो कैसे आपने तीनों जो तीर्थंकर हैं उनको कैसे याद कर लिया। ऋषभ को आपने कनेक्ट किया बैल से, तो आप पता ही है सांड हो गया। अजीत नहीं जीत सकते, क्यों नहीं अजीत जीते, क्यों नहीं, क्योंकि भाई हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। और जीत संभव क्यों हो गई, क्योंकि वो घोड़े पर बैठ कर रहे थे। तो प्रतीक चिन्ह हो गए तीनों आपको याद यहाँ से। अब आगे के लास्ट के जो 3 हैं, 22वें तीर्थंकर हैं आपके, वह हैं अरिष्ट नेमी। जब आप नेम लेते हो तो आप शंखनाद करते हो कि नहीं लेते हो, भगवान का नाम लेते हुए, तो बस अरिष्ट नेमी आपने शंख बता दिया, इनका प्रतीक चिन्ह था। पार्श्वनाथ, पार्श्व आप समझ रहे हो ना, पार्श्व सर्प, देखो यहाँ पर राइमिंग भी मिलाया करिए, कभी कभी बोला करिए और बोलने पे अगर उसी तरीके का भाव आ रहा है, सेंस आ रहा है, तो वैसे आप कनेक्ट कर दिया करिए। पार्श्व आ रहा है कि नहीं सर्प का, तो अब देखिए पार्श्वनाथ आपने बता दिया कि इसका सर्प था प्रतीक चिन्ह। अब महावीर, महावीर का तो आपको याद ही है यार, इसको याद कराने की जरूरत है नहीं, सिंह था इनका प्रतीक चिन्ह। अब शुरुआती 3 यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन अब नहीं होगा कि ऋषभनाथ और अजीत और संभव, तीनों का आपको क्लियर हो गया होगा। अब संभवनाथ क्यों बताया जा रहा है, अभी देखो आपके क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि यह तीर्थंकर कुछ पूछे गए हैं पीछे के तीर्थंकर और उनके स्थल। और ये स्थल देख रहे हो आप कहाँ के हैं, ये स्थल सारे के सारे किससे संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से। तो आरओ के एग्जाम में जब बैठने जाओगे ना भाई, तो आपको याद होना चाहिए कि जो तीर्थंकर है ना, वो तीर्थंकर जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना, तो उन उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो तीर्थंकर होंगे उनके बारे में जरूर सवाल पूछेगा, और बनाया गया है इसीलिए। देखो ऋषभनाथ के बारे में आपको जानना है कि ऋषभनाथ कहाँ के थे, अयोध्या के थे। और संभवनाथ कहाँ के थे, संभवनाथ आपके श्रावस्ती के थे। और पदमप्रभ, पदमप्रभ आपके थे कौशाम्बी के। याद कैसे रखोगे, पदम, पदम जानते हो ना पैर, अब पदम क्या है ना, आपके पैरों से क्या है, कोसों दूर चल सकते हो, तो पदम से आपका हो गया कौशाम्बी। अब संभव से आप देखिए, आप जानते हो संभव से आपने पीछे ही कनेक्ट कर लिया है, तो संभव से आप याद कर लें यहाँ पर श्रावस्ती है ना। और ऋषभनाथ, ऋषभनाथ आप जानते हो पहले, ऋषभनाथ कौन से हैं पहले, तो सरकार पहले नंबर पे किस स्थल को रख रही है, राम जन्मभूमि की बात कहाँ पर करती है सरकार, वर्तमान सरकार अयोध्या में करती है, तो बस ऋषभनाथ कैसे कनेक्ट कर लेना। जैसे हमने भोगवा का बोला था, कैसे लोथल का बोला था, लोथल कहाँ है, गुजरात में, गुजरात के लोग सत्ता भोग रहे हैं, तो भोगवा वहाँ कनेक्ट कर लिया था। ऐसे ऋषभनाथ का स्थल अगर आ जाएगा तो भाई 4 स्थान दिए होंगे, तो अयोध्या जैसे दिमाग में आएगा, ऋषभनाथ आपके पहले हैं, इतना पता ही हमें। और पहले नंबर पे कौन सा स्थल है इस समय, राम जन्म पहला मुद्दा है हमारे लिए वर्तमान सरकार का, तो बस अयोध्या हमने कनेक्ट कर लिया यहाँ से। तो पदमप्रभ का हो गया, ऋषभनाथ का हो गया, संभवनाथ का याद कर लो, श्रावस्ती यार कुछ तो थोड़ा बहुत याद भी कर लो, सारे तरीके तो बताए जा रहे हैं लगभग। कौशाम्बी देखिए अगला स्थल, कौशाम्बी आप जानते हो कौशाम्बी कितना महत्वपूर्ण स्थल है। अब कौशाम्बी में क्या है, सवाल आया तो कौशाम्बी में पूछा गया कि कौन सा स्थल है जहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों के तीर्थ स्थल मिलते हैं। देखो भाई बौद्ध का आप जानते हो कि भगवान बुद्ध ने कौशाम्बी में क्या है बहुत सारे उपदेश दिए, और जैनों से जुड़ा हुआ स्थल अभी पीछे बताया आपको कौन सा, पदमप्रभ, जो इनके 6वें तीर्थंकर थे ना भाई, बताए दे रहा हूँ याद मत रखना, जो 6वें तीर्थंकर थे आपके पदमप्रभ, इनका जो स्थल था यह कौशाम्बी था। कहाँ के थे, कौशाम्बी के थे। तो इसलिए जैनों के भी तीर्थ स्थल यहाँ पर पाए जाते हैं, और बौद्ध के भी धर्म उपदेश दिए बुद्ध ने, तो उसके भी तीर्थ स्थल पाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन बनाया गया कि बौद्ध और जैन दोनों के तीर्थ स्थल कहाँ पाए जाते हैं, कौशाम्बी में पाए जाते हैं। चलो भाई, जैन धर्म भी हो गया, बौद्ध धर्म भी हो गया।
अब आता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से कैसे प्रश्न बनाए गए। तो एक प्रश्न बनाया गया जो यहाँ पर 16 महाजनपदों की बात की जाती है। क्वेश्चन बना कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिली। तो बौद्ध साहित्य में आपको अंगुत्तर निकाय से मिलेगी, और भगवती सूत्र ये आपको पता है जैन साहित्य, भगवान महावीर से आप कनेक्ट कर सकते हो भगवती साहित्य, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इनसे आपको किसकी जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। फिर दूसरा प्रश्न बना जो आहत सिक्के हैं ना, तो आहत सिक्के जो है किसके बने हुए थे, किस धातु के, तो चांदी से बने हुए होते हैं। ये आसान है, थोड़ा सा आप याद भी रख सकते हो। देखो माध्यमिक शून्यवाद की बात की गई थी, किसके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, नागार्जुन के द्वारा। यही नागार्जुन के द्वारा जो प्रसिद्ध रचना है इनकी वो माध्यमिक कारिका के रूप में जानी जाती है, जिसे सापेक्षवाद का दर्शन भी जहां से निकलता है ना, सापेक्षवाद का दर्शन जानते हो ना, रिलेटिव जो कॉन्सेप्ट आगे दिया गया, तो वही है रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है किसमें, नागार्जुन की माध्यमिक कारिका में। चलो यह पूछा गया प्रश्न। अगला फिर देखिए उदायन से। उदायन में पीछे हमने क्या पढ़ा था, किस शासक के समय भगवान बुद्ध कौशाम्बी आए हुए थे, है ना, तो उस समय किसके शासक के समय आए थे, उदायन के समय। यहाँ जो प्रश्न बना है वह बना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदायन ने की थी। यहाँ घटना आपको पता होना चाहिए। इसके पहले क्या था, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी, हरेक वंश का शासक था ना, हरेक वंश में जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वह थी आपकी राजगृह। लेकिन राजगृह से बदलकर जो राजधानी ले जाई जाती है, पटना ले जाई जाती है, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा था है किसके द्वारा राजधानी बदली जाती है, तो उदायन के द्वारा, क्योंकि भाई पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदायन ने की थी। तो क्वेश्चन आरओ में जो आया वो आया कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदायन ने की थी। अब कनेक्ट हो गया बढ़िया से। अब क्वेश्चन आपको जानते हो 16 महाजनपदों के बारे में यहाँ नहीं जानना है। जब यूपी आरओ का एग्जाम देना ना आप, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जब आप पढ़ के जाओगे तो पढ़ के जाओगे कि 16 महाजनपदों में से जो उत्तर प्रदेश के महाजनपद है ना, पता है ना, जब यूपी कल्चर पढ़ा था हमने तो वहां पर बताया था कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं, और 8 महाजनपद की आपको क्या याद रखनी है, राजधानी याद रखनी है। और इनसे देखिए घुमा फिरा कर क्या है, क्वेश्चंस लगातार आरओ में आए हुए हैं। लेकिन आप क्या है, जब 8 आपको पता होंगे, 8 की राजधानी पता होंगी, तो कुछ भी पूछ ले भाई, इनमें से कोई उठा के किसी एक की मान लो दे दे, तब भी आप कर लोगे, या 2 3 या 4 दे दे, मान लो 4 सामने राजधानी दे दे, मिलाने को दे दे, तब भी आप मिला लोगे। कैसे भी पूछ ले तो आप 8 याद कर लो। अभी देखो 8 याद कैसे कराई जाती हैं, पहले तो कैसे याद कराई गई थी, याद है आपको, कराते हैं। देखो 3 आपकी कौन सी हैं, का है, बचे कितने 5, भाई टोटल कितने हैं 8, 3 हो गए आपके का, बचे कितने 5। अब 5 बचे तो आपको आगे क्या है, आगे आपको सूर अगर वत्स चाहिए तो छेदी की तरह, छेदी आपको बताया गया था, छेदी कौन था जो आपको याद है, जो मूवी आई थी छेदी जो है क्या करता रहता था, मल्ल करता रहता था। अब छेदी की जगह छेदी की तरह क्या है, आपको वत्स को मल्ल कराना पड़ेगा, है ना। कौन सी थी, दबंग मूवी याद है आपको, नहीं याद है तो जाओ देखो जाकर के, वहां से ही ये तरीका बनाया गया है। देखो अब देखो इसको कैसे सारे याद हो जाएंगे। 3 आपके तो का हैं, का कौन कौन से हैं, शुरू में ही दिए हुए हैं, काशी कुरु कौशल, 3 का बिल्कुल एकदम याद कर लेना। फिर बचे 5, तो हमने मतलब बोलने के लिए बताया कि भाई 3 हो गए, 8 में से कितने बचे 5, तो 5 से हो गया आपका पांचाल। चलो 4 हो गए, याद हो गए। अब हमको अगर सूरवीर वत्स चाहिए, सूर से हो गया आपका सूरसेन, दिया देखो सूरसेन, सूर से सूरसेन हो गया। और सूरवीर अगर वत्स चाहिए, वत्स मतलब होता है पुत्र, है ना, सूरवीर अगर वत्स चाहिए तो हमें क्या है, छेदी की तरह मल्ल, छेदी की तरह क्या करना पड़ेगा, उसको मल्ल कराना पड़ेगा। तो छेदी से आपका चेदी याद रखिएगा, और मल्ल से आपका मल्ल हो गया 8वां महाजनपद। चलिए तो इनकी राजधानी कौन कौन सी है, काशी की राजधानी है आपकी वाराणसी, कुरु की राजधानी कौन सी है, इंद्रप्रस्थ, और कौशल की है श्रावस्ती, पांचाल की राजधानी कौन सी है, अहिछत्र, और सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की कौशाम्बी, यह क्षेत्र आप जानते हो ना प्रयागराज का क्षेत्र है, और चेदी की राजधानी आपकी शक्तिमती है, मल्लों की क्या है, मल्लों की राजधानी है कुशावती, है ना, जो कुशी नगर का क्षेत्र है ना, यहीं पर आपका मल्ल महाजनपद पाया जाता है। सबकी लोकेशन भी आपको अगर क्लियर होगी ना तो फिर एकदम आप याद कर लोगे। अगर लोकेशन आपको देखनी है तो लोकेशन जाइए, उत्तर प्रदेश का जो जीएस पेपर 5 है ना, वहाँ पर आपको महाजनपद जो कल्चर कराया गया ना, उस कल्चर वाले पार्ट में ही इन सारी लोकेशन को भी लोकेट करके यूपी के मैप पे दिखा दिया गया है। अब जब लोकेशन सबकी क्लियर हो जाएगी तो सबकी राजधानी भी याद रखना बहुत आसान हो जाएगी। और क्या काशी कुरु और कौशल इनकी राजधानी आप नहीं याद कर पाओगे, बस आपको पहले 8 महाजनपद अगर याद हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी राजधानियां भी आपको याद हो जाएंगी, और राजधानियां भी बहुत आसानी से देखिए आपको याद हो गई होंगी। काशी वर्तमान वाराणसी, कुरु इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र, कौशल आपका जो श्रावस्ती का क्षेत्र है, जानते हो ना, यूपी का सबसे गरीब जिला कौन, सबसे निरक्षर जिला, सबसे कम साक्षरता किस जिले में पाई जाती है, यही आपका जो कौशल वाला क्षेत्र है। पांचाल आप जानते हो अही क्षेत्र ये बरेली वाला जो क्षेत्र है। सूरसेन आप देखो मथुरा का जो क्षेत्र है, मथुरा राजधानी थी। वत्स आप देखिए कौशाम्बी, ये प्रयागराज का जो क्षेत्र है। चेदी आपका शक्तिमती बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है। मल्ल आपका कुशावती, है ना, जो कौन सा क्षेत्र है आपका, कुशीनगर का वर्तमान क्षेत्र है। तो सारे क्षेत्र भी आपको वर्तमान समय के बता दिए गए, अब याद रखना बहुत आसान हो गया होगा। 8 आपको ये भी बता दिए गए महाजनपद कौन से हैं। अब लास्ट आता है देखो मौर्यकाल। देखो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपको एकदम याद भी करा दी गई इस वीडियो में।
ऐसा नहीं कि ये बता दिएगा देखो ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको याद भी साथ के साथ कराया जा रहा है। और बार बार इस वीडियो को देखना और बार बार इस जो तरीके बताए गए ना, उन तरीकों को अपने दिमाग में जब बार बार रिवीजन करोगे ना, तभी जाकर वो परमानेंट आपके दिमाग में बस जाएंगे जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं। चलिए मौर्य काल देखते हैं। देखो मौर्य काल में जो आपको क्वेश्चन आए हैं वो शासक वर्ग से देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा शासक वर्ग रहा संस्थापक के रूप में, आप जानते हो कि कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप देखोगे, फिर बिंदुसार से देखोगे क्या क्वेश्चन बने, फिर अशोक से लेकर के कैसे आरओ में क्वेश्चन आए हैं अभी तक, और उसके बाद कुछ और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे पूछे गए। चलो भाई देखते हैं भाई चंद्रगुप्त मौर्य से क्या क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया कि जो मुद्रा राक्षस में है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, वृषल कहा गया या कुलहीन कहा गया। और मुद्रा राक्षस आपको पता होना चाहिए किसकी पुस्तक है, विशाखादित्य की पुस्तक है ना। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया, वृषल या कुलहीन बोला गया। अब राक्षस से ही आप कनेक्ट कर लोगे यहाँ कुलहीन, कुछ अच्छा तो बोला नहीं जाएगा। तो अब एक तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, पूछा जा कह सकता है। दूसरा क्या है, जस्टिन, जस्टिन जो आपके विदेशी इतिहासकार हैं, जस्टिन के द्वारा क्या है, सेंड्रोकोटस बोला गया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि जस्टिन ने बोला कि जो सेलुकस थे ना आपके, सेलुकस निकेटर, तो सेलुकस निकेटर के साथ जो संवाद होता है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य नाम नहीं वो लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, सेंड्रोकोटस नाम लेते हैं। चलिए यह क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखिए तीसरा जो हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य के आपके राज्यपाल थे तो वह थे आपके पुष्यगुप्त। जो सुदर्शन झील के बारे में आप पढ़ते हो ना, आगे कई लोगों के द्वारा क्या है इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा, लेकिन सर्वप्रथम जो आपको पता है कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, इनके द्वारा सुदर्शन झील से सिंचाई के लिए क्या है बांध का निर्माण कराया जाता है। तो यह देखिए इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए जानना। चंद्रगुप्त मौर्य से ही इस तरीके से आरओ एग्जाम में आपके सवाल बनाए जाते हैं। पहला सवाल बनाया गया मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया, जस्टिन ने क्या बोला चंद्रगुप्त मौर्य को। तीसरा फिर पुष्यगुप्त के बारे में पता किया कि भाई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो कराया था है ना, किसके राज्यपाल थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ही। फिर जानकारी कहाँ से मिली ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से बना, कैसे, 305 ईसा पूर्व में क्या किया था, सेलुकस को पराजित किया था। फिर आपको पता ही है कि सेलुकस का जो आगे मतलब मेगस्थनीस आप पढ़ते हो ना, जो राजदूत था भेजा गया था कहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये सारी कहानियाँ हैं, तो कहानी आपको पता है। लेकिन आयोग ने क्वेश्चन क्या बनाया, आयोग ने क्वेश्चन यहाँ कहानियों से नहीं बनाया, आयोग ने बनाया कि किस वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेलुकस निकेटर को पराजित किया गया। तो भैया ये याद कर लेना आप, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया गया। ठीक है, सेलुकस ने ज़्यादा 3-5 की और पराजित कर दिए गए, बस ऐसे याद कर लेना इसको। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ही हैं जो वर्ष जो आपको याद करने होते हैं। जैसे अभी देखो आगे आपको अशोक के समय का बताया जाएगा कि राज्याभिषेक कब करा इन्होंने, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं जो आयोग के द्वारा लगातार पूछे भी जाते हैं। तो यह वर्ष जो है आपको याद कर लेना है कि सेलुकस के द्वारा 305 ईसा पूर्व में पराजित किया गया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य से इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। बिंदुसार से जो पूछा जाएगा, यह पूछा गया है कि वायु पुराण में क्या है, इन्हें क्या बोला गया। देखो वायु पुराण में जो है भद्रसार कहा गया, बिंदुसार, सार से सार यहाँ पर हमने आपने मिलाया और सार से बिंदुसार से भद्रसार, याद हो गया भाई। वायु पुराण में इनको बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो वहाँ आपने ऑप्शन में देखा भाई भद्रसार दिया हुआ है, अब बिंदुसार से हमने भद्रसार मिला दिया, चलो हो गया। फिर बिंदुसार को एक और नाम से जाना जाता था, किस नाम से, अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब जानते हो, अमित्र क्या हो गया, मित्र मतलब शत्रु, अमित्र का मतलब शत्रु, घात मतलब मारने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। कौन जाना जाता था, बिंदुसार जाना जाता था। चलो बिंदुसार से यही 2 प्रश्न अभी तक आरो एग्जाम्स में पूछा गया है। अशोक से देखिए खूब प्रश्न बनते हैं। अशोक को क्या है, पुराणों में क्या बोला गया है, अशोक वर्धन। अब भाई अशोक से अशोक वर्धन नहीं याद कर पाओगे क्या, कठिन है याद करना, आसान है। फिर देखिए अशोक के समय एक अधिकारी था रज्जुक, यहाँ से प्रश्न बनाया गया कि रज्जुक जो था ना, रज्जुक जो है आज के समय का जो जिलाधिकारी का काम होता है ना, जिसको न्याय व्यवस्था का भी कार्य होता है, इसके पास राजस्व का भी कार्य होता है। पहले के समय मतलब जो जिलाधिकारी होते थे उसको न्यायिक अधिकारी मिलते हैं, अभी के समय भी मिले हुए हैं कुछ, और कुछ राजस्व के अधिकार भी, राजस्व अधिकार तो मिले हुए हैं। तो इसके अनुसार इससे ही तुलना करते हुए रज्जुक अधिकारी को भी जाना जाता था अशोक के काल में। तो भाई रज्जुक को इस आधार पर ही रज्जुक से प्रश्न बनाया गया था। अब देखो यहाँ से जो प्रश्न है खूब बनते हैं, यह जो है आपको सारणी के रूप में बता दिया गया है और इन सारे पॉइंट से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं कि राज्याभिषेक जब अशोक का होता है तो राज्याभिषेक आपको पता होना चाहिए किस वर्ष होता है, 269 ईसा पूर्व में। कब होता है, ये वर्ष जो बताया जा रहा है ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और पीछे कोई वर्ष बताया आपको, नहीं बताया, लेकिन यह वर्ष बताया जा रहा है, इसका मतलब आपको याद रखना है। 269 ईसा पूर्व में क्या होता है, राज्याभिषेक होता है अशोक का। उसके 8वें वर्ष कब, 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में क्या होता है, कलिंग विजय। पूछा जाता है ना कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है अशोक के द्वारा कलिंग विजय की गई, कब, वर्ष कौन सा था, 261 ईसा पूर्व। यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर भैया 10वें वर्ष क्या हुआ, वो बोध गया। 10वें वर्ष कहाँ गया, बोध गया की यात्रा की। और 12वें वर्ष निगाली सागर। और फिर 20वें वर्ष क्या हुआ, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। यहाँ समझिए अब बात को कि सबसे पहले वो क्या है, बोध गया। तो गया कहाँ गया, बोध गया। और गाली कहाँ मिली, जब 12वें वर्ष उनको गाली मिली
तो फिर एक लंबे समय के बाद, यानी कि 20वें वर्ष, लंबे समय के बाद कहाँ पर, लंबी से आप लुम्बिनी याद रखिएगा, लंबे समय के बाद लुम्बिनी की यात्रा की। तो यह वर्षों के आधार पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्याभिषेक के कौन से वर्ष पर कहाँ की यात्रा की थी। ठीक है, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है ना आपका, आगे एक क्वेश्चन बनाया जाता है अभिलेखों को लेकर के। अभिलेखों को लेकर के जो क्वेश्चन बनता है या लिपि को लेकर बनता है या भाषा को लेकर बनता है। देखो जो बनाया गया है लिपि को लेकर के, आपको यह पता होना चाहिए कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो अभी तक टोटल कुल 4 लिपियों में लिखे गए हैं, जो प्रमुख रूप से भारत में, आपको देखिए सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे जो भी कन्फ्यूजन्स हैं लिपि को लेकर के। अगर आप गलत करके आते हैं तो अब नहीं होगा, क्योंकि लिपि को लेकर जो भी अशोक के अभिलेख हैं, भारत में जितने भी अभिलेख पाए गए हैं मोस्टली वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन वहीं जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा देख रहे हो आप, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है इनका क्षेत्र आपका जो है वो पाकिस्तान का क्षेत्र है। यहाँ पर जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वह है आपकी खरोष्टी लिपि। तो आप लोकेशन पर आप समझिए, यहाँ पर भारत की लोकेशन यहाँ हो गई, तो यहाँ पर जितने भारत में जितने भी अभिलेख आपको अशोक के मिलेंगे वह किस लिपि में मिलेंगे, ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। वहीं पाकिस्तान के क्षेत्र में जो आपका शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा है यह खरोष्टी लिपि में मिलेंगे। अब आगे जब हम अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं वह ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि में मिलते हैं। तो देखिए क्षेत्रीय जो लिपि होती थी ना उसी को आधार बनाते हुए अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं। तो इसी आधार पर आप समझ सकते हो कि अशोक के अभिलेख जो हैं कुल मिलाकर मोटे तौर पर 4 लिपि में पाए जाते हैं। वहीं भारत में जो है अगर पूछ दिया जाए तो वह ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। वहीं भाषा कौन सी है, प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया गया है अशोक के अभिलेखों में। बस यही देखिए क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे गए और यह क्लियर हो गया होगा, आप कन्फर्म हो गया होगा एकदम, अब कन्फ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल लिपियों को लेकर अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाता है। अब अशोक के जो 14 वृहद शिलालेख है ना, उसमें 14 वृहद शिलालेखों में आपको 14 नहीं याद रखने हैं, उसमें कुछ प्रमुख याद रखने हैं। कैसे, जो पहला है आपको देखिए, पहला आपको पता रखना है कि वह किससे संबंधित है, पशु बलि की निंदा से संबंधित है। तीसरे में देखिए आपको, तीसरे में ऐसे कनेक्ट करना है, तीसरे में अधिकारी, 3 अधिकारी, युक्तक, रज्जुक, प्रादेशिक, 3 अधिकारियों की चर्चा की गई है। पीछे आपको पता है कि रज्जुक अधिकारी से क्वेश्चन भी बनाया गया है, तो तीसरे में अधिकारियों की चर्चा की गई है। चौथे में देखिए भेरू घोष की जगह धम्म घोष की बात की जाती है। भेरू घोष का मतलब होता है कि हम राज्यों को किसके, युद्ध के आधार पर जीत लेंगे। वहीं जब धम्म घोष की बात की जाएगी तो शांति के आधार पर क्या करेंगे, हम जीतेंगे, है ना, राज्यों को। यहाँ पर दिलों को जीतने की बात की जाती है। तो इसकी चर्चा किस अभिलेख में की गई है, सॉरी किस शिलालेख में की गई है, चौथे शिलालेख में। अगला प्रश्न जो बनाया जाएगा वो 12वें शिलालेख से बनाया गया है। यहाँ पर इस स्त्री महामात्र की नियुक्ति बोला जाएगा कि स्त्री महामात्र की नियुक्ति की जाएगी और सभी विचारों के सम्मान की बात की जाएगी। तो समझिए बात को, जो 12वां है आपका वृहद शिलालेख है उसमें स्त्री महामात्र की नियुक्ति की जाएगी। महामात्र क्या होता था, महामात्र जो होता था इसकी नियुक्ति होती थी, जो धम्म होता था अशोक का धम्म, इसके प्रचार प्रसार के लिए इसकी नियुक्ति की जाती थी। 13वां जो शिलालेख है आपका, वहाँ पर कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब देखिए सारे एकदम तैयार हो गए और यही आपको केवल वृहद शिलालेख आपको तैयार रखने हैं ज़्यादा अच्छे ढंग से, क्योंकि इनको लगातार बार बार पिछले 20 वर्षों में यहाँ से क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको शिलालेखों को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन आता है। तीसरे में आपको याद आ जाएगा भाई, तीसरे में 3 बात की गई थी कि 3 कोई अधिकारियों की बात की गई थी, युक्तक, रज्जुक, प्रादेशिक। तो तीसरे से आपको याद आ जाएगा कि तीसरे में क्या वर्णन किया गया, अधिकारियों के बारे में बताया गया। वहीं चौथा जैसे ही आएगा तो आप बता दोगे भाई चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की। अब भेरी घोष धम्म घोष अगर पता है तो यह याद हो जाएगा। 12वां पूछा गया, 12वें में क्या है आपका, स्त्री महामात्र की नियुक्ति की गई थी और साथ ही साथ सभी विचारों से सम्मान की बात की गई थी, कि सम्मान की बात। 13वें में जो आपका 13वां शिलालेख है ना, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ध्यान रखना, जो कलिंग क्षेत्र में जो अशोक का शिलालेख पाया जाता है ना, वहां पर यहाँ पर कलिंग की बात नहीं की जाएगी, वहां पर कलिंग युद्ध हटा दिया जाएगा। मतलब लोगों की संवेदनाओं का भी ध्यान रखा जाता है अशोक के द्वारा। वहां पर यहाँ पर बोल दिया जाएगा सभी प्रजा मेरी संतान है, समझे, प्रजा को अपनी संतान के रूप में बताएगा। कहां पर, 13वें शिलालेख में। इसके अलावा और जिन क्षेत्रों में ये 14 शिलालेख पाए जाएंगे वहां पर, मतलब ये और जिन क्षेत्रों में पाए जाएंगे शिलालेख, वहां पर 13वें भाग में क्या होगा, 13वें शिलालेख में वहां पर कलिंग युद्ध का ही वर्णन होगा। तो समझे यहाँ पर बात को, यह प्रमुख शिलालेख हैं जो लगातार आरओ एग्जाम से अभी तक पूछे गए हैं और सारे आपको याद भी हो गए होंगे। फिर एक क्वेश्चन आया कि मेगास्थनीज को लेकर के। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में क्या है, भारतीय समाज के बारे में बताया और यह बताया, पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि भाई भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज ने जिस आधार पर देखा भारतीय समाज को, उस आधार पर उसने 7 श्रेणियों में बांट दिया। तो कैसे याद रखना है, रेनबो के आधार पर याद रखना है कि रेनबो, एक तरीके से रेनबो में कलर कितने होते हैं, 7। तो रेनबो समाज एक तरीके से बताया भाई मेगास्थनीज ने, भारत का जो समाज है वो रेनबो समाज है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, रेनबो में 7 कलर तो 7 श्रेणियां उसने बांटी। क्योंकि ऑप्शन आएगा ना 6, 7, 8, 9 तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब कंफ्यूज आप रेनबो जैसे दिमाग में आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। चलो कुछ अधिकारी और उनके कार्यों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समाहर्ता, एक बात बताइए, समाहर्ता संग्रहकर्ता, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस समाहर्ता काम क्या करता था, आय संग्रह करता होता था वो।
व्यवहारिक, देखो व्यवहारिक क्या होता है, जो आपका न्यायाधीश है उसको थोड़ा सा व्यवहारिक होना पड़ेगा, है ना। अगर व्यवहारिक नहीं होगा तो निर्णय न्यूट्रल होकर नहीं दे पाएगा। तो बस व्यवहारिक की बात जैसे ही आएगी तो आप समझ जाओगे व्यवहारिक क्या था, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश को बोलते थे। और ये दोनों जो अधिकारी हैं इनका जो है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वहाँ पर इन अधिकारियों की चर्चा की गई है कि समाहर्ता जो होता था वह आय संग्रहकर्ता होता था, वहीं जो व्यवहारिक होता था वो न्यायाधीश होता था। ये देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि संग्रहकर्ता जो होता था उसको क्या क्या बोला जाता था, 4 हो सकता है, यहीं से ऑप्शन उठाकर आपको दे दी जाए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो समाहर्ता, संग्रहकर्ता, व्यवहारिक, न्यायाधीश। अब देखो ये दोनों भी पूछे गए हैं आगे, मेगस्थनीज के ये इंडिका में ये वर्णन है इनका, इन अधिकारियों का। कौन से, जो एग्रोनोमोई है ना वह मार्ग निर्माण अधिकारी होता था, वहीं एरिस्टोनोमोई जो है नगर अधिकारी होता था। ये दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कौन सा, एग्रोनोमोई और एरिस्टोनोमोई, ठीक है। एग्रो से आपको मार्ग, गा और गा दोनों देखिए मिल रहे हैं यहाँ पर कि नहीं, गा और गा, तो यहाँ पर गा वाला मार्ग से आपने कनेक्ट कर लिया और यहाँ गा वाला एग्रोनोमोई से कनेक्ट कर लिया, एग्रो और मार्ग, बस गा से गा कनेक्ट करो भाई, एग्रोनोमोई कभी नहीं भूलोगे आप। फिर दूसरा है आपका एरिस्टोनोमोई, एरिस्टो आपने कनेक्ट किया नगर अधिकारी से, जो नगर का अधिकारी होता था उसको क्या होता था, बोला जाता था, नगर अधिकारी को एरिस्टोनोमोई बोला जाता था। और रूप दर्शक क्या होता था, रूप दर्शक जो होता था वो मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। जो सिक्के वगैरह होते थे या मुद्रा होती थी उस समय की, उसको परीक्षण करने वाला अधिकारी कौन होता था, उसको बोला जाता था रूप दर्शक। मतलब सिक्के के रूप का दर्शक कौन था, रूप दर्शक। लो याद हो गया। तो सारे देखो, अब बताओ यार, अब जितने भी फैक्ट्स अभी तक आपने पढ़े, क्या ऐसा हुआ कि कोई याद ना हुए हों, साथ के साथ याद हुए कि नहीं हुए, सारे आपको बेहतरीन ढंग से ऐसे ही पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मज़ेदार तरीके से, मज़ेदार तरीके भी बताए जाएंगे साथ के साथ। और ये जो याद रखना, ये जो बताया गया ना अभी तक पाषाण काल से लेकर के ये जो आपको मौर्य काल तक के जितने भी PYQs कराए गए हैं ना, ये एकदम आपको याद रखने हैं। अगर ये याद नहीं रहे ना तो फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी आगे करोगे ना तो उसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि 20 से 30 क्वेश्चन आपको यहीं से घूम फिर कर आपको मिलेंगे, सीधे सीधे मिलेंगे, वहाँ कन्फ्यूजन होता ही नहीं है। ये 30 के 30 क्वेश्चन आपको 100% करके आने होते हैं। फिर करंट वगैरह को जो आ जाता है वो आपका देखिए वेटेज देता है, सिलेक्शन ऐसे ही होता है। तो इसलिए PYQs पर बोला जाता है कमांड अच्छी होने का मतलब क्या है कि ये कभी भी गलत नहीं करके आने। और अगर ऐसे अगर याद करा दिए जाएं आपको सारे के सारे PYQs तो आप कभी गलत करोगे ही नहीं, सारे यहीं याद हो जाएंगे, वीडियो से ही याद हो जाएंगे सारे। रिवीजन करोगे तो एकदम 100 कंठस्थ हो जाएगा एकदम दिमाग में। बस ऐसे ही बढ़िया से करेंगे, साथ के साथ पूरे PYQs आपको याद करा दिए जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया एकदम हल्के मन से करिएगा तैयारी, धुआंधार तरीके से तैयारी की जाएगी। साथ में देखिए मेंस की भी आपको लेकर चलेंगे, UPPCS को लेकर के 2024 को वो भी कराई जाएगी, लेकिन RO फोड़ देंगे इस बार, इस तरीके से अगर करेंगे, है ना, साथ के साथ। तो बढ़िया से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। धन्यवाद आज के लिए।